नमस्कार साथियों, आप सभी का प्राइजलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हमारी बात हो रही है नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल पर। तो मेरे भाई, हम लोग अपने पिछले क्लास में नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस कर लिए हैं और हाइगेंस प्रिंसिपल को भी हम लोग देख चुके हैं। हमारी बात चल रही है हाइगेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पर। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो चुकी थी। आज हमारी बात होने वाली है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी कि हाइगेंस के प्रिंसिपल के आधार पर ही हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसके नियम क्या हैं। तो यानी कि इस क्लास में हम बात करेंगे केवल और केवल अपवर्तन की। यानी कि हम यहाँ पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं मेरे भाई, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। उसी को यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डिराइव कराना है। तो आइए चलते हैं, समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने हाइगेंस के प्रिंसिपल के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है। तो आई होप आपने हमारे पिछले वीडियो में परावर्तन को देख रखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे भाई, तो सो प्लीज़ जाकर आप वहाँ से आप हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या के बारे में आप देख सकते हैं। और आज हमारी बात होने वाली है अपवर्तन के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, आज हम बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है ना। जैसा कि मैंने पीछे हेडिंग में लगा रखा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो तरंगे हैं उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें अपवर्तन के फिनोमेना को समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई, अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है मेरे भाई। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें तीन बातें बहुत ही कॉमन होता है, उसको आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी किसी भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस प्रकाश तरंगों की चाल बदल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश तरंगों की चाल बदल जाती है। और दूसरी चीज़ यह है कि उनका जो तरंग दैर्ध्य है वो भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है, तथा उनकी जो आवृत्ति जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ये तीन बात आप ध्यान देंगे और ये तीनों कॉन्सेप्ट ही यूज होगा हमारे इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्रकाश के अपवर्तन की। आई होप आपको पता होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको फिर से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझा दें। तो चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसकी हमें बात करनी है मेरे भाई। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया कि जब कोई प्रकाश तरंग किसी एक समांग माध्यम से एक मिनट, समांग माध्यम से होकर किसी दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं मेरे भाई, अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये तो आपने डिफिनेशन पढ़ रखा है। अगर कहीं अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप, प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है मेरे भाई? फलस्वरूप 3 बातें होती है। पहला, प्रकाश तरंगों की चाल बदल जाती है, तरंगों की चाल बदल जाती है, प्रकाश तरंगों की चाल बदल जाती है। दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश तरंगों का तरंग-दैर्ध्य बदल जाता है। और तीसरी बात क्या होगा मेरे भाई? प्रकाश तरंगों की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि यह नहीं बदलता। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान देना है मेरे भाई, बाकी तो आपको पता ही था, ठीक ना। यानी कि आप जब देखेंगे कि जब कोई लाइट रे किसी के माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसको तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, तो यही फिनोमेना आपका अपवर्तन कहलाता है। अगर हम ये मान लें कि पहला माध्यम हमारा विरल है और दूसरा माध्यम हमारा क्या है? सघन है, तो जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर वही उल्टा हो जाए कि सघन से विरल में जाएगा तो अपने अभिलंब से दूर जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो मैं इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन का यूज करने वाला हूँ हाइगेंस के प्रिंसिपल के अंदर, और हाइगेंस के प्रिंसिपल को भी आपस में अप्लाई करके हम लोग इसके अपवर्तन के नियम की व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए सीधे चलते अपने मेन टॉपिक पर, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके फिगर डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि ये जेड और जेड डैश है, इसी पृष्ठ से क्या हो रहा? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो ये आपका क्या है? मान लीजिए ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है मेरे भाई, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है मेरे भाई। अब ये आपका पहला मीडियम है, मान लीजिए माध्यम फर्स्ट ये है, ये माध्यम सेकेंड है, और ये समझ लीजिए कि ये माध्यम फर्स्ट जो है वो आपका क्या विरल है, यानी कि रेयर है, ये रेयर मीडियम है। और ये जबकि डेंसर मीडियम है जिसको हम लोग सघन बोलते हैं, ये डेंसर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो क्या करती है? तो वो अपने नॉर्मल की ओर शिफ्ट होती है मेरे भाई, तो ये अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये 2 लाइट तरंगे यानी कि लाइट वेव आ रही है, प्रकाश तरंगे आ रही है मेरे भाई। तो आने के बाद इनका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, जैसा कि हम पीछे बताएं अभी। तो अब इसको तो आना चाहिए सिद्ध है, लेकिन वो अपने इनिशियल पाथ से डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और वैसे इनको आना चाहिए था सिद्ध है, लेकिन वो अपने इनिशियल पाथ से डिस्टर्ब होकर कुछ यूँ हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं। तो हमें पता है कि ये हमारी क्या कहलाएंगी? आपतित किरण, ठीक है ना। ये सभी क्या है? आपतित तरंगे कहलाएंगे मेरे भाई। ये दोनों क्या है? आपतित तरंगे हैं, आपतित तरंगे, ठीक है ना, आपतित तरंगे हैं। और जबकि ये दोनों हमारे परावर्तित तरंगे कहलाएंगे, ये दोनों हमारे परावर्तित तरंगे कहलाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या हैं? परावर्तित हैं, परावर्तित तरंगे हैं, परावर्तित तरंगे। तो ये आपतित तरंग और परावर्तित तरंग समझ में आ गया। तो अब समझिए कि आपतित तरंग और अभिलंब, ये आपका एन क्या है? अभिलंब है। आपतित तरंग और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, मैंने इसको बोल दिया, ये मेरा आपतन कोण आई है। ऐसे ही अब ये भी बनेगा, अब ये भी आपतित एंगल, ये भी तो बनाएगा इतना सेम एंगल, ये भी एंगल क्या होगा आपका? आई होगा। ये भी आपतित किरण
है तो अभिलंब से उतना ही एंगल बनेगा, अगर दोनों पैरेलल आ रही हैं तब। तो अब समझिए ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपवर्तन कोण है। तो अब समझिए ये दो किरणें आ रही हैं, अब हमें पहले अप्लाई करना है, पहले माध्यम में हाइगेंस का प्रिंसिपल, उसके बाद दूसरे माध्यम में हाइगेंस का प्रिंसिपल। तो हाइगेंस के प्रिंसिपल को मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में क्या बताया है। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे मेरे भाई, सो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में कौन सी बातें बताई है और किस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स और विस्तार से बताया हूँ, और मैं यहाँ पर आपको थोड़े बहुत टाइम लेकर आपको समझा कर बातों को आगे बढ़ाता हूँ। तो समझिए हाइगेंस ने क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती हैं, जब कोई प्रकाश तरंग किसी प्रकाश स्रोत से निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। उस स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अगर ये जो कंपन करने वाले कण हैं ये समान कला में होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट, मतलब तरंगाग्र बोलते हैं। अब ये तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण होंगे वो सभी के सभी समान कला में होंगे, ये बातें उन्होंने बताया था। दूसरी बात उन्होंने बताया था कि ये जो वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र होता है, ये प्रकाश तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत होता है। प्रकाश तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत होता है हमारा वेव फ्रंट, मतलब तरंगाग्र। ये कॉन्सेप्ट ही बस हमें यूज करना है कि तरंगाग्र क्या है और उसकी दिशा किधर होती है। तो तरंगाग्र आपको मैंने बता दिया कि माध्यम में उपस्थित जितने भी कण हैं अगर वो समान कला में हैं तो उसको हम लोग तरंगाग्र कहेंगे। और ये तरंगाग्र होता है ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ अप्लाई करना है। आइए करते हैं अप्लाई। तो मान लीजिए ये तरंगें आ रही हैं, इन तरंगों के लंबवत मैंने एक पृष्ठ ए बी ले लिया, इन तरंगों के लंबवत मैंने एक पृष्ठ ए बी ले लिया। तो अब ये जो ए बी पृष्ठ है मेरे भाई, अब इस तरंग के लिए ये वेव फ्रंट का काम करेगा, तरंगाग्र का काम करेगा। तो इसको हम लोग तरंगाग्र अब बोल सकते हैं। ये क्या है मेरा, तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा तरंगाग्र हो जाएगा मेरे भाई। ये परपेंडिकुलर है दोनों के ऊपर। ठीक, यहाँ से मैंने एक पृष्ठ खींच दिया परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। अब समझिएगा कि जब ये लाइट, ये वाली लाइट रे, मान लीजिए कि पहले माध्यम में ये v1 वेग से आ रही हैं दोनों, पहले माध्यम में ये v1 वेग से आ रही हैं, और जब इनका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के बाद इनकी चाल बदल जाएगी, वो हो जाएगा v2। चाल क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा मेरे भाई। इसको समझ लीजिए, ये v2 चाल से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे। जब ये तरंगे इस पॉइंट ए पर पहुंचती हैं तब की मैं बात करता हूं, तो हम मान लेते हैं कि t = 0 टाइम पर ये तरंगे क्या हैं, पॉइंट ए पर पहुंच गई। जब ये तरंग पॉइंट ए पर पहुंच गई तो उसी टाइम t = 0 पर ये तरंग पॉइंट बी तक अभी पहुंची हुई है। ये पॉइंट बी तक पहुंची हुई है ये वाली तरंगे। जब तक ये तरंगे पॉइंट बी से ए डैश तक पहुंचती है तब तक इसका अपवर्तन हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरंग को बिंदु बी से बिंदु ए डैश तक आने में t टाइम लग रहा है। कितना मेरे भाई, t टाइम लग रहा है, यानी कि t टाइम में, ठीक ना, t टाइम में ये तरंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए डैश तक पहुंच जाता है v1 वेग से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, दूरी = चाल गुणे समय। इसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो हमें ये दूरी निकालना है, तो इनकी चाल मुझे पता है, इनकी चाल मुझे पता। अगर ये पता चल जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा रही है, तो मैंने मान लिया है कि माना तरंग को बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक जाने में t समय लगा है। ठीक ना, मैंने ये मान लिया कि बिंदु बी से ए तक, नहीं मेरे भाई ए डैश तक, यहाँ ए डैश है, ए डैश तक जाने में t समय लगा हुआ है। हम अगर ये मान ले तो हमें यहाँ से बी ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, बी ए डैश की वैल्यू, तो बी ए डैश ये दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाएंगे। तो चाल क्या है, v1 है,
चाल हमारा v1 और टाइम t है, तो इतना समय उसको लग जाएगा, सॉरी इतना वो दूरी तय करेगी। यानी कि ये दूरी कितना मिल गया, v1t, ये दूरी आपको v1t मिल जाएगा मेरे भाई, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो अब जितने समय में यहाँ से यहाँ तक आया उतने समय में ये वाली तरंग यहाँ पहुँच गए होगे b डैश के ऊपर, b डैश के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट A से इस तरंग के ऊपर हम क्या करते हैं, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक ना, मतलब एक और वेव फ्रंट बना लेते हैं। तो ये भी एक वेव फ्रंट बना दिया मेरे भाई इसके ऊपर, क्योंकि ये भी क्या है, इसके दिशा के लंबवत है, दिशा के लंबवत मैंने एक दूसरा वेव फ्रंट बना लिया। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरंग गाग्र है मेरे भाई, ये भी हमारा एक तरंग गाग्र, इसको भी समझिएगा, ये तरंग गाग्र है, इसको आप समझ लीजिए, ये भी तरंगाग्र है। अब ये जो तरंगाग्र है यही क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, माध्यम में आगे बढ़ती हैं, यही तरंगाग्र आगे माध्यम में बढ़ती हैं। ठीक, अब हमें ये देखना है कि अब जो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसको दूरी तय करना पड़ा उतना ही समय में ये यहाँ पहुँच जाएगी, उतना ही समय में ये यहाँ पहुँच जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं इस त्रिभुज के अंदर। आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, एक त्रिभुज ए बी ए डैश, दूसरा ए बी डैश ए। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तो ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। जब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, और जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। एवरी राइट एंगल ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना, एवरी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा आप। यानी कि जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वो सभी के सभी समरूप होते हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर बनाइएगा और सिमिलर बनाने के बाद सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 2 मिनट में मिलने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक, तो देखते हैं अब आगे हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आगे बढ़े, अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ पर हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस चूंकि समकोण त्रिभुज क्या नाम था, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए। ठीक है ना, क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई, जब ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा मेरे भाई। तो आइए देख लीजिए कौन कौन से भुजा लेंगे हम। तो यहाँ पे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, मतलब कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर हो गया, ये इसके अनुपात के बराबर हो गया, ये सभी की चीज़ें समान अनुपात में चलने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ से अप्लाई करने वाले हैं आगे क्या कहानी। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, तो मुझे क्या मिलेगा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बी ए डैश अपॉन में ए डैश बी। इनका रेशियो जो है वो बराबर होगा किसके, इनका रेशियो आपको बराबर मिल जाएगा, किसके बराबर मिलेगा मेरे भाई, आपको मिल जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश के। ये आपको इनका रेशियो बराबर मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, हम यहाँ निकालते हैं हम लोग साइन एंगल। ठीक है ना, यानी कि साइन आई निकालेंगे और इसमें हम लोग साइन आर निकालेंगे। ठीक है ना, हम साइन आई क्यों निकालेंगे, साइन आर क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें साइन आई और साइन आर का यूज हुआ है, इसलिए हमें यहाँ साइन आई और साइन आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आइए साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे भाई। देखते हैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज
ए बी डैश ए, एक मिनट, बी डैश नहीं, ए बी ए डैश होगा, ए बी ए डैश से, ए बी ए डैश से। आप देख लीजिए एक बार, मैं फिर से आपको फिगर को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ए बी ए डैश यानी ऊपर वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल आई है और जहाँ एंगल होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। तो इसके लिए ये लंब होगा और ये क्या होगा मेरे भाई, ये उसका कर्ण कहलाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, इसलिए कर्ण होगा। ठीक, आइए देखते हैं, बात करते हैं साइन आई की। तो यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे भाई, साइन आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बी ए डैश अपॉन में ए डैश मिल जाएगा, बी ए डैश अपॉन में ए डैश मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ऐसे ही इसी प्रकार आप देखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज अप्लाई करेंगे, ए बी डैश ए में, ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में। आइए फिगर को भी देख लीजिए। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या करेगा मेरे भाई, इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये क्या करेगा, ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का काम करेगा। तो इस ट्रायंगल के लिए हम सॉरी इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए चलते अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर इसमें अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर साइन आर हमें क्या मिलेगा, साइन आर बराबर आपको मिल जाएगा, क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा आपका ए बी डैश अपॉन में ए डैश, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब एक बार फिर सोचिए कि आपको जब परावर्तन सॉरी अपवर्तन जब आप पढ़े थे तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या मिला था, साइन आई बाई साइन आर मिला था ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर साइन आई मिल गया, साइन आर मिल गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, 2 को 3 से भाग करने पर अब जब इसको समीकरण को भाग करेंगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा बी ए डैश अपॉन में ए डैश। अब इसके अपॉन में क्या मिलेगा मेरे, ए बी डैश अपॉन में, एक मिनट, ए बी डैश अपॉन में ए डैश मिलेगा। अब यहाँ से ए डैश कैंसिल, तो आपको यहाँ मिल जाएगा बी ए डैश अपॉन में ए बी डैश मिल जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं, तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू मिल गई बी ए डैश अपॉन में ए बी डैश मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आइए फिगर में, आप जब फिगर में आएंगे मेरे भाई तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको बी ए डैश है और यहाँ पर ए बी डैश, इन दोनों की वैल्यू निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, v2t हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे वाले माध्यम में ये v2 वेग से चल रहा है। जब इसको t समय लगा तो इसको भी यहाँ तक आने में t समय लगा होगा। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा v2t, और जबकि b a डैश v1t है और a b डैश v2t है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम इसी को यहाँ यूज करने वाले हैं। तो जब यहाँ यूज करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, b a डैश की वैल्यू v1t मिल जाएगा और नीचे a b डैश की वैल्यू मिल जाएगा v2t। अब यहाँ से t भी कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। और मेरे भाई ये जो v1 अपॉन v2 है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है मेरे भाई। इसका मतलब मिल गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मिल जाता है, यानी कि नियतांक मिल जाता है। क्या चीज़, नियतांक मिल जाता है एक मुझे। अब ये नियतांक क्या होता है मेरे भाई,
ये नियतांक जो होता है, इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, यही आपका क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्नेल्स लॉ, यानी कि यही है स्नेल का नियम। यही क्या है, स्नेल का नियम है मेरे भाई। और इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है मेरे भाई, ये क्या लगा, अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। आपको ये बातें समझ में आ गया। इस तरीके से हमने दूसरे नियम को भी देख लिया। अब एक बार फिर से फिगर में आइए। आप फिगर में देखेंगे कि ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ में है। ये तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ में है मेरे भाई। तो ये भी हमारा क्या है, पहले नियम की व्याख्या करता है। ये भी हमारा पहले नियम की व्याख्या करता है। तो इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको दूसरे पेज में लेकर चलता हूँ। तो आप लिखेंगे क्या कि चित्र से आपतित तरंगे तथा अपवर्तित तरंगे एवं अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर है। ठीक ना। और ये क्या बताता है, ये अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का क्या, ये प्रथम नियम है। ठीक ना, यानी कि पहला नियम है। ठीक ना। इस प्रकार से आपने हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर अपने अपवर्तन के पहले और दूसरे नियम को भी दिखा दिया। इतना ही करना होता आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या करना है, एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये फिगर समझाना है एग्जाम में। आप ये फिगर समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर में केवल आपको एक ही बात ध्यान देना है, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं मेरे भाई, यानी कि समकोण त्रिभुज होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब ये समरूपता के कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप समरूपता का कंडीशन लगाएंगे मेरे भाई। तो समरूपता का कंडीशन क्या होता है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि ये अपॉन में ये, ठीक ना, ये अपॉन में, सॉरी, ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये, दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी कि ये संगत भुजाएं इनके आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो मैंने ये रेशियो लिया, ये रेशियो, दोनों को मैंने बराबर किया। उसके बाद हमें पता है कि अपवर्तन के अंदर दूसरे नियम में साइन आई और साइन आर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम उन दोनों त्रिभुज से साइन आई और साइन आर निकालेंगे। अब उसके बाद हमें यह बात पता है कि वहाँ पर साइन आई बाई साइन आर होता है, तो इनका हम लोग अनुपात भी निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना ही काम करना है आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में। और मैं आपको दिखा देता हूं कि इस लेक्चर से आपको बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड में आपको इस प्रकार के सवाल दिखाई देंगे मेरे भाई। और ये हर साल पूछा जा रहा है, पिछले 4 सालों से। इसको 2021 में भी देखा गया है, 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। ये लगातार 4 सालों से पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा आप। ठीक ना, मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने ही क्वेश्चन, आप खुद इसको रीड कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक,
तो बाकी हम लोग अब इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेरे भाई, अब वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे की बातें करेंगे अपने एक नए टॉपिक पर, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये मेरा सेशन समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आपसे प्लीज़ आप सभी लोग इसको अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।